वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज के वीडियो में जानेंगे कि भारत में अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं हैं और अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन कौन लोग लिए जाते हैं। इसको हमने बताया था, यानी किस आधार पर किसी भी देश में या किसी विशेष स्थान में हम जो है अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय का निर्धारण करते हैं। इस पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी जो है चैनल पे पड़ चुका है। उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उस वीडियो के अंतर्गत आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि अल्पसंख्यक होता क्या है। साथ ही अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिरकार जो भारत में अल्पसंख्यक जिनको हम मानते हैं विभिन्न आधारों के आधार पर, तो वो अल्पसंख्यक जो हैं उनमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं और भी लोग हैं जो आते हैं। यहूदी हो गए, पारसी हो गए, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सब भी हैं। लेकिन ज़्यादातर समस्याएं मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय में, ईसाई समुदाय को थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती ही हैं। उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि ये लोग किस प्रकार से जो है समस्याओं का निदान पा सकते हैं और क्या आखिरकार ये बात जो मैंने अभी कही कि भारत में मुस्लिम मुस्लिम मतलब मुस्लिमों को, सिख को, ईसाई को या फिर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार की समस्या है, तो अगर है समस्या तो उसका निदान कैसे है, अगर समस्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसको जानने के लिए वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, तो सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आती वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ अपनी फैमिली बना सके, मतलब फैमिली में अपने जुड़ सके, शुक्ला आईडी पॉइंट की फैमिली में जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड हमेशा करवाती जाती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक, तो हम जानते हैं कि आखिरकार भारत में किस प्रकार की समस्याएं इन लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही ये समाजशास्त्र का सेकंड पेपर, समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है प्रश्न। ठीक, तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के पेपर 1 यानी प्रथम प्रश्न पत्र के से मतलब बीए के द्वितीय वर्ष से संबंधित है। ठीक है, तो बीए द्वितीय वर्ष पेपर 1 सोशियोलॉजी। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, या फिर इसी को घुमा करके पूछ सकता है कि भारत में जो है मुस्लिम समुदाय की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर सिख समुदाय की, ईसाई समुदाय की किसी की समस्या को भी नोटेट करके पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक की क्या क्या समस्याएं हैं या फिर क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। लेकिन आंसर जो उसका होगा इसी उत्तर के अंतर्गत तमाम सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे, तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जानने को मिलेगा। देखते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक की क्या क्या समस्याएं हैं। अल्पसंख्यकों की वास्तविक समस्या जो होती है अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए होती है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने अल्पसंख्यकों की समस्याओं एवं उनके कारणों को स्पष्ट करते हुए समय समय पर अनेक विचार दिए हैं, अनेक प्रकार के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं मित्रों, जिनमें भाषाई विभिन्नता से पैदा होने वाले तनाव को बहुसंख्यकों की तुलना में विकास के कम अवसरों को प्रमुखता दी है। तो विकास के कम अवसरों की प्रमुखता दी है। साथ ही क्ल्यूड ने यह निष्कर्ष निकाला, क्ल्यूड एक जो है विद्वान है, एक समाजशास्त्री हैं, तो क्ल्यूड ने यह निष्कर्ष दिया कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं का जो उद्भव होता है राष्ट्रवादी की भावना का परिणाम है। मतलब अगर किसी राज्य में अगर राष्ट्रवाद अपने चरम स्तर पर होता है, तो एक जो बहुसंख्यक समुदाय होता है वो सोचता है कि ये मतलब राष्ट्रवादी भावना केवल उसी के अंदर है, या फिर ऐसी भावना आती है, या छोटे समुदाय वाले सोचते हैं कि ये मेरा राष्ट्र नहीं है, उनके अंदर ये हीन भावना जागृत होती है। आज अनेक समाजों में यह माना जाने लगा है कि राष्ट्र जो है उन लोगों की समग्रता है जो सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक, मतलब संस्कृति से, विचारों से और राजनीतिक रूप से एकीकृत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी देश में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ता जाता है मित्रों, वहां पर अल्पसंख्यकों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ठीक, जिस देश में जितनी राष्ट्रवादिता होगी अधिकतर उन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की समस्याएं आपको मिलेंगी। जैसे पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में आपको मिलेगा देखने को, जैसे कि वहाँ पे हिंदू समुदाय को मान लीजिए, वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, वहाँ पे इस्लामिक कंट्री वो है।
अब जब इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है नियम वगैरह वहाँ के रूल रेगुलेशंस चलते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे हिंदू जो है उनकी समस्याएं हैं, अच्छी खासी समस्याएं हैं, लेकिन किसी सेकुलरिज्म यानी जो है धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, देश होगा, उस देश में मुझे नहीं लगता कि किसी समुदाय के प्रति ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, वो खुद से उनके कारण से होती, क्योंकि वो इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार की भावना रखते हैं, या फिर कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनकी वजह से उनको समस्याओं का अनुभव होने लगता है, समस्याएं उनको फील होने लगती हैं। ठीक है, इस प्रकार की भावना होती है। जहाँ पे राष्ट्रवाद ज़्यादा, अगर यहाँ पे मैं भारत की बात करूँ तो भारत में राष्ट्रवादिता होती तो है, लेकिन भारत में राष्ट्रवादिता, मुस्लिम भी राष्ट्रवादी होते हैं, हिंदू भी राष्ट्रवादी हैं, सिख भी हैं, धर्म भी है, मतलब जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सभी धर्म के लोग जो हैं राष्ट्रवादिता का परिचय देते हैं, और समय समय पर उसका जो है हम जो है देखते हैं, हमारे सामने वो दृश्यात्मक रूप से आता है सारी चीज़ें। तो वास्तविकता तो ये है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को केवल देश की कुल जनसंख्या में उनके संख्यात्मक प्रतिशत के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। इसका संबंध अल्पसंख्यकों को विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखने, उनका दमन करने अथवा बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को अल्पसंख्यक पर थोपने से है। मतलब मान लिया कोई संस्कृति है, ज़्यादा लोग मान रहे हैं किसी संस्कृति को, और कोई ऐसा समुदाय है जो कि अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, तो अधिकतर होता क्या है, जो बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि ये छोटा सा समुदाय है, क्यों ना ये इसको अपनी संस्कृति में मिला लिया जाए और साथ ही साथ सभी लोग चले, तो वो अपनी संस्कृति छोटे समुदाय पर थोपना चाहता है। तो ये समस्याएं तो जो है उत्पन्न होती हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक अब थोपने से है। इस आधार पर भारत में बात की जाए तो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को समझकर उनकी सही स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएं हम देखते हैं कि क्या क्या आखिरकार समस्याएं हैं। तो संजातीय तथा धार्मिक, तो संजातीय मतलब समान जाति के लोग, संजातीय तथा धार्मिक रूप से मुस्लिम समुदाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है। ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग सबसे मतलब महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है वर्ग है। भारत में जैसे जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रकार के संरक्षण देने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, किसी न किसी कारण मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसी समस्याएं बढ़ती गईं जिनका आधार वास्तविक होने की जगह राजनीतिक अधिक है। संयोग में इन समस्याओं की प्रवृत्ति को निम्नांकित रूप से हम समझ सकते हैं, जो कि एक एक प्रकार से जैसे कि असुरक्षा की भावना फील करते हैं, शैक्षणिक समस्याएं उनके अंदर व्याप्त हैं, आर्थिक पिछड़ापन भी है, सांस्कृतिक पृथकता की भी समस्या इनके अंदर विद्यमान है, साथ ही साथ सांप्रदायिक तनाव की भी समस्या उत्पन्न होती रहती है जो है टाइम से टाइम पे, और उसके अंदर भाषा की समस्या तो कुछ प्रतिशत है ही। ठीक, तो आइए देखते हैं एक एक करके कि पहले हम देखेंगे असुरक्षा की भावना किस प्रकार से इन लोगों के अंदर, मुस्लिमों के अंदर। आइए देखते हैं। पहला, इस प्रकार से आप तार्किक रूप से मूल्यांकन करेंगे, और ध्यान रहे कि ऐसा आपका तर्क ना हो जो कि तर्क संगत ना हो, युक्तिपरक ना हो। तो ऐसा तर्क भी नहीं देना है किसी बात को लेकर कि तर्क ऐसा हो कि जो किसी संस्था के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा दिया गया हो। आइए देखते हैं असुरक्षा की भावना क्यों है आखिरकार। तो स्वतंत्रता के बाद मित्रों, स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम समुदाय में यह भावना जोर पकड़ती गई है कि संख्या शक्ति में हिंदुओं की तुलना में हम कम हैं, तो कम होने के कारण वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। मतलब मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हम जो है राजनीतिक अधिकारों और नागरिक और राजनीतिक अधिकार, दोनों अधिकारों से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। जबकि भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा गया है 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और उसके बाद में 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक, तो आप अबाध रूप से स्वतंत्र हैं, आप अबाध रूप से मतलब आपके अंदर समानता है, राइट। धर्म जाति, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान संस्कृति इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 14 में ये बात यहाँ तक लिख दी गई है कि समता का अधिकार, मतलब उनके अंदर समानता का अधिकार सभी के अंदर होता है। विधि के समक्ष समता, कानून किसी के प्रति ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है इसको 3 साल की सजा होगी, ये मुस्लिम है इसको 5 साल की होगी, ये सिख है इसको 4 साल की होगी, या फिर ये ईसाई है इसको 10 साल की सजा कर दें क्योंकि अंग्रेजों का बदला लेना हमको। ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं की गई संविधान में।
संविधान में अमेरिका के संविधान से ये चीज़ें ली गई। और ये चीज़ मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है कि संविधान में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हमको। 6 मौलिक अधिकार जो है आपके इस समय जारी हैं, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो बड़ा ही अच्छा संविधान निर्माताओं ने किया, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, देश भी है, ठीक। तो उसमें कोई हमें नहीं लगता कि इसमें जो है इसको ये सोचना चाहिए कि आप जो है नागरिकता से वंचित हैं या फिर राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से CRR के मुद्दे पर जो आया था, ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, तो उस पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो इतना वो नहीं था, क्या हुआ, कुछ हुआ, आप बाहर निकले, आपको किसी ने कहा कि नहीं आप पाकिस्तान जाओ रहो, कुछ नहीं किया किसी ने, ठीक। तो उसमें कोई आपको यहाँ से सोटा लेके खदेड़ थोड़ी रहा कि आप जाइए वहाँ पे रहिए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक भारत के अंश हैं, भारत के आप जो है, भारत में जो है आपकी GDP भारत से ग्रोथ होती है, मतलब आपसे GDP का कुछ % आप भी देते हैं, सभी लोग देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हिंदू केवल हिंदुस्तान चलाते हैं या मुस्लिम चलाते हैं, सिख चलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि राजनीतिक अधिकारों से हम वंचित हो जाएंगे क्योंकि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में संख्या शक्ति का महत्व अधिक होता है। ये भी बात है कि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो जनता की शक्ति का महत्व होता है, लेकिन जनता की शक्ति को भी जो है सरकार द्वारा, विभिन्न नेताओं के द्वारा, विभिन्न धार्मिक लोगों के द्वारा, धार्मिक धर्म गुरु मतलब धर्म गुरुओं के द्वारा इत्यादि लोगों के द्वारा लोकतंत्र में भी लोगों में सम्मानात्मक रूप देखा जा सकता है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि या सुरक्षा की भावना, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। आए दिन ओवैसी बोलते रहते हैं कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अरे यार, किसका गला कोई काट रहा है? अभी आप अगर जाएंगे मान लिया पाकिस्तान में शिया सुन्नी हमेशा लड़ते रहते हैं, पता नहीं कितने लोग वहाँ पे जो है डेली ख़त्म होते रहते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री में अगर मुस्लिम सुरक्षित है तो वो इंडिया है, ठीक। इंडिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है, एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन अगर एक डाटा उठा के देखें, अभी जल्दी एक डाटा आया था, ठीक है, तो एक सर्वे में पता चला कि सबसे ज़्यादा मुसलमान विश्व में अगर सुरक्षित हैं तो भारत में सुरक्षित हैं, ठीक। और बाकी जगह पे आप देखते हैं हमेशा शिया और सुन्नी में हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है, ठीक। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक समस्याएं क्या क्या है। शैक्षणिक समस्याएं देखते हैं। मुसलमानों की एक प्रमुख समस्या शैक्षणिक पिछड़ापन है। यद्यपि देश के संविधान में सभी समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज की परंपराएं एवं धर्म स्वयं ही आधुनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है। ये लोग धार्मिक जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो आजकल शिक्षा चल रही, का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसके पक्ष में नहीं है। ये लोग अभी भी मदरसों में शिक्षा करवाते रहते हैं, ठीक। तो शिक्षा की कमी के कारण इनको राजकीय नौकरियों में उतनी सहभागिता नहीं मिल पाती, उनकी सहभागिता कम रह जाती है। तो उनमें असंतोष बढ़ने लगता है कि भैया बड़े पद पे ये है, उनके पद पे वो है। आप ही के समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS टॉप किए हैं, UPSC की परीक्षा देते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक। तो इसमें कोई बात नहीं, आप भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। इसमें कोई असुरक्षा मतलब ये भावना नहीं है कि आप शैक्षणिक समय कम है, शिक्षा के क्षेत्र में कम है, आप भी हो सकते हैं। जो है आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, आप जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको भी राजकीय नौकरियों में दर्जा दिया जाने लगेगा। आप पाएंगे जब उसके आप योग्य होंगे। आज के युग में नौकरी वही पाएगा जो उसके योग्य होगा। एक मूवी देखा होगा आपने, सुपर 30, तो उसमें क्या कहता है कि अब राजा वही बनेगा जो राजा के योग्य होगा, ठीक। तो वही चीज़ है। तो शैक्षणिक समस्याएं भी हैं, लेकिन वो खुद की वजह से हैं, वो भारत की वजह से नहीं है। आप में कमी है, भारत में नहीं कमी है, ठीक। तो शैक्षणिक, अब 2 समस्याएं आपको मैंने बता दी। असुरक्षा की भावना जो है वो भी नहीं है, शैक्षणिक समस्याएं भी नहीं है। आप पढ़ सकते हो, समाज ने 6 से मतलब 5 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का जो है आश्वासन भी दे रखा है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राज्य करवाते भी हैं। आप प्राइमरी पाठशाला में क्यों नहीं जाते पढ़ने? प्राइमरी पाठशाला खुला रहता है, हम लोग प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। सभी लोग प्राइमरी से जो पहले पढ़ के आते थे, अब भी उसमें उचित व्यवस्था की जा रही है, अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये नहीं कि आप जो है नहीं जरूरी मदरसे में ही पढ़ने जाएं, वो आपकी धार्मिक समस्या है, वो आप धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन वो भारत नहीं कहता कि आप धार्मिक शिक्षा अगर पढ़ें तो अब आप कोई मान लिया संस्कृत पढ़ के जा रहा तो मतलब संस्कृत, तो वो विश्वविद्यालय में, तो संस्कृत से पूरी डिग्री करिए। आप उर्दू पढ़ना तो उर्दू साहित्य से आप MA जो है इत्यादि करिए, PhD नेट JRF करिए, तो आपको नौकरी देगा वो। अब आप कह रहे हैं कि मैं मदरसे में पढ़े 5 साल मान लिया पढ़ा, 6 साल पढ़ा, तो उसकी नौकरी सरकार थोड़ी देगा, ठीक। तो यही समस्याएं हैं। तो वो समस्या आप
में खुद हैं, वो समस्याएं सरकार नहीं दे रही किसी को, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो। आप धार्मिक ज्ञान ले रहे हो तो धार्मिक ज्ञान के आधार पर राज्य नहीं चलता इंडिया का। इंडिया लॉ कानून के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, कि आप जो है धार्मिक शिक्षा पढ़ेंगे तो। रामायण पढ़े हुए बहुत सारे पंडित घूम रहे हैं, बहुत सारे कुरान जो है मौलवी घूम रहे हैं कुरान पढ़ के, उनको नौकरी थोड़ी ना कोई देगा। सरकार किसी पंडित को सैलरी बांध के देती है? किसी मौलवी को दिया आज तक? तो वो सारी चीज़ें अलग की बात है। तो उसमें से जो है शैक्षणिक समस्याएं वो आपके अंदर खुद हैं, जो भी है कोई भी समुदाय हो वो आपके अंदर है। आर्थिक पिछड़ापन क्यों है उसको भी देखते हैं थोड़ा। आर्थिक पिछड़ापन, उद्योग और व्यापार बढ़ने में शैक्षणिक कुशलता आवश्यक होती है। किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए आपको आपका माइंडसेट जरूरी है। तो आप जब तक शैक्षणिक योग्यता आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक आप कुशल नहीं रहेंगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्किल सबसे इम्पोर्टेंट, स्किल जरूरी है। स्किल कहाँ से आती है? विद्वता से आती है, पढ़ाई से आती है, स्टडी से आती है, ठीक होती है। मुस्लिम समुदाय में शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण मुस्लिम जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही संपन्न होता है। तो मतलब वो होता है कि जो है आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। जब शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई धंधा भी नहीं कर पाएंगे, आप कोई नौकरी नहीं पाएंगे, तो आप पिछड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। मुस्लिम जनसंख्या का 85% यानी 85% भी अधिक भाग खेतीहर अथवा कामगर है, ठीक। अधिकांश परिवारों के बच्चे बहुत छोटी आयु से ही आजीविका कमाने के लिए बाध्य होते हैं। मुस्लिम समुदाय इन्हीं कारणों से अपने लिए कुछ विशेष आर्थिक सुविधाओं की मांग करता रहता है हमेशा, कि मेरे लिए कुछ आर्थिक जो है मांग करे, उसकी जो है रिजर्वेशन की, ठीक, आरक्षण की। तो वो मांग जो है ठीक है, आप मांग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लोकतंत्र है, मांग कर सकते हैं आप। लेकिन आप पहले अपने स्तर को भी सुधारिए। आप जो है असुरक्षा की भावना को यहाँ से निकाल दीजिए। बहुत सारे मुस्लिम मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो बिल्कुल अच्छी तैयारी करते हैं और अच्छी पोस्ट पर भी है, एक आध दो फ्रेंड्स। तो उसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता भी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे जब आप पढ़े होंगे, ठीक। उसके बाद में जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपके अंदर आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं रहेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी उद्योग धंधे में अच्छे तरीके का दिमाग यूज करके आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। आज देखते हैं कि जितने भी जो अधिकतर विदेश वगैरह जाते हैं तो मुस्लिम से लोग चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अरब कंट्रियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मतलब उनके लिए वो चारा ही नहीं है, वो बेचारे गरीबी से झेल करके क्या करते हैं कि अब लाख चारा ही बचता है, कहीं से वीज़ा वूजा की व्यवस्था करते हैं और चले जाते हैं, ठीक, पासपोर्ट वीज़ा बनवा के। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे क्या नहीं करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आपको बोला गया कि यहाँ पे नहीं बिजली बनाना, यहाँ पे जा करके तुम खुद से वहाँ पे पोछा लगवा रहे हो। कोई मतलब पता नहीं होता, अधिकतर लोग ऐसे वहाँ पे फंसे रहते हैं, और जितने साल का वीज़ा बना वहाँ तक तब तक रहोगे आप। तो वही सारी चीज़ें हैं। और हम बात करते हैं सांस्कृतिक पृथकता की समस्या। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से रिलेटेड जो है, और पृथकता में होता है अलगाव, ठीक। तो आइए उसको देखते हैं कि सांस्कृतिक पृथकता की समस्या किस प्रकार से है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार के बुरा मानने की कोई बात नहीं है। देश के अन्य समुदायों के लिए जहां समान नागरिक संहिता लागू है, देश के जितने भी समुदाय हैं, अन्य समुदाय, उनके लिए समान नागरिक संहिता लागू है, मतलब सभी को समान रूप से दंड मिलेगा। वहीं मुसलमानों को उन्हीं के धार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सामाजिक नियमों, अब उनका सामाजिक नियम किसके अकॉर्डिंग चलता है? शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है। शरीयत क्या होती है? शरीयत में इनका जो है लिखा होता है कि आप ये काम करेंगे तो आपको दंड ये मिलेगा। जैसे वहाँ शरीयत में लिखा है कि आप अगर चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। आप या किसी प्रकार की मतलब आप पैर से कोई चीज़ गलत करते हो, या फिर किसी शरीर के अंग से कुछ गलत काम करते हैं, या फिर गलत निगाह से फिर किसी को देखते हैं, या फिर कुछ भी इस प्रकार के करते हैं, तो आपका वो अंग छीन लिया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार की चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो जब ये होता क्या है कि जब सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता लागू है, सभी लोग देश के अकॉर्डिंग चलते हैं, संविधान में जो है उसमें जो भारतीय दंड संहिता है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जो आप ताज़ेरात हिंद जिसको बोलते हैं, ताज़ेरात हिंद दफ़ा 302 के तहत ये करते हैं मृत्यु की सज़ा, ये सारी चीज़ें जो सुनाते हैं, तो ये इसके तहत हम लोगों को सज़ा होती, सभी लोगों को सज़ा होती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि वो मांग करते हैं कि हमको शरीयत के अकॉर्डिंग, यानी हमारे जो सामाजिक नियम है उसके अकॉर्डिंग हमको दिया जाए। तथा उनका एक नियम और है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अनुसार वो कहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए। तो इसमें क्या हो गई, आप स्वयं अलग की मांग कर रहे हैं। आप स्वयं जो है फिर आप कहते हैं कि मैं जो है वो हूँ, सेकुलर हूँ, ये हूँ। इसे ओबीसी आए दिन बोलते रहते हैं कि ये भारत में क्या हो रहा है, मुसलमान सेफ नहीं है, भड़काते रहते हैं मुसलमानों को।
अरे मुसलमान पढ़े लिखे भी हैं, अब समझदार हैं सभी लोग, सब पढ़े लिखे हैं, मोबाइल है, इंटरनेट ज़माना है, 5G लॉन्च होने जा रहा है, तो अब सभी लोग समझदार हैं, किसी के बहकावे में कोई नहीं आ सकता। ठीक, तो शरीयत के अकॉर्डिंग नियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग नियम की मांग करते हैं। तो मुसलमानों के विकास के लिए सरकार ने अनेक बार उनमें प्रचलित विवाह, तलाक और स्त्रियों की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर उपयोगी परिवर्तन लाने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं क्या किया है, लेकिन स्वयं मुसलमानों ने इसे अपने जीवन में हस्तक्षेप मानते हुए अस्वीकार कर दिया। ठीक, सामाजिक जीवन जब धार्मिक कट्टरता के अधीन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें विघटन के तत्व पैदा होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है कि जब कभी जो है तलाक का मुद्दा भी आपने देखा, 3 तलाक में जो है जब उसे टाला गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हो रहा वो हो रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है ख़त्म हो रही है। लेकिन जब समान नागरिक संहिता की बात हो, सभी लोगों के लिए समान जो है कानून लाया जा रहा हो, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ना उस समान जो है न्याय में आपको ना हिंदू का कोई नियम थोपा जा रहा है, ना सिख का कोई थोपा जा रहा है, ना किसी भी का नियम नहीं थोपा जा रहा है। आपको एक नई जो है नियम बनाया जा रहा है, उस नियम के अकॉर्डिंग सबको सजा होनी चाहिए। सही बात है। जब आप हर चीज़ में बराबर की मांग करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ में आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है सज़ा दी जाए, या फिर आपके जो शरीयत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो आप शरीयत के अकॉर्डिंग मांग करते हैं कि हमको जो है सिविल मामलों में किया जाए, लेकिन जब आप किसी फौजदारी वगैरह के मामलों में, फिर और मामले होते हैं, उन मामलों में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमको इस प्रकार की सज़ा चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलेगा, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। भारतीय जो संविधान है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो है जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया है उसको, जो मुख्य न्यायालय है मतलब उच्चतम न्यायालय है, उसको ये प्राप्त है कि वो किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है, उसके ऊपर सरकार का कोई प्रेशर नहीं है। अभी राम मंदिर का मुद्दा आपने देखा कितने सही तरीके से, सटीक तरीके से सभी लोगों ने, 5 जज की बेंच ने अच्छा फैसला सुनाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वो फैसला किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है, ये बात वो 5 लोग तय कर चुके थे। बहुत सारे और लोग होते हैं वहाँ पे, वो तय कर लेते हैं, वकील होते हैं, वो पक्ष रखते हैं अपना अपना, वो सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सांप्रदायिक तनाव। अब सांप्रदायिक रूप से किस प्रकार से तनाव होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसका संबंध अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए उन्माद और असुरक्षा की ग्रंथि से संबंधित होता है। मतलब अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि मेरी अलग पहचान बनी रहे, इससे ये अनुभव करते हैं कि हम असुरक्षा हैं और बड़े लोग हैं वो आकर के कहीं दबा ना दे। हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी सांप्रदायिक दंगे जो हुए हैं उन क्षेत्रों में सबसे अधिक हुए हैं। ठीक है, उन क्षेत्रों में सबसे अधिक हुए हैं जिनमें दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। वोटों की राजनीति, अब ये नहीं जरूरी कि मुस्लिम जो है यहाँ पे खराब हैं या फिर वो दंगे करवाते हैं, मुस्लिम नहीं, उनको भड़काने वाले जो अराजक तत्व कुछ हैं, उनके राजनेता हैं, वो भड़काते हैं, इसलिए दंगे अधिकतर होते हैं। वोटों की राजनीति तथा कुछ निजी स्वार्थों की वजह से राजनेता जो होते हैं समय समय पर क्या करते हैं, इस तनाव को बढ़ावा दे देते हैं। जब चुनाव आता है तो उसमें जो है मुस्लिम हिंदू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम उसमें जो है कर देते हैं। इससे क्या होता है, मुसलमान और क्या होता है, जिससे क्या होता है तनाव बढ़ जाते हैं लोगों के बीच में और दंगे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं, जैसे कि मुसलमानों का जो शिक्षित वर्ग होता है वो इस तनाव का विरोध भी करता है। ठीक, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहकावे में आ जाते हैं, जो कि अशिक्षा का परिचय देते हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं भाषा विरोधी समस्या, यानी भाषा की समस्या। तो भाषा की समस्या किस प्रकार से है, अगर भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत है लगभग 12% जो है अधिक, मतलब 12% और अब बढ़ चुका है। ये एक पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो लगभग है थी। लेकिन जनसंख्या का केवल 5.13% ही उर्दू भाषा को अपनी मातृभाषा मानता है। अधिकांश मुसलमान बंगाली बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम, कश्मीरी आदि बोलते हैं, बहुत सारे हिंदी भी बोलते हैं, भाषाओं से संबंधित हैं। समय समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग होती रही है कि हिंदी के बराबर उसको दर्जा दिया जाए। यद्यपि केवल उत्तर प्रदेश में इसे स्वीकारा गया है। उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए मुस्लिम मदरसे स्थापित किए गए, लेकिन इनमें दी जाने वाली शिक्षा का संदेह की निगाह से देखने के कारण एक नया विवाद पैदा हो गया है। आए दिन आपने देखा होगा, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की न्यूज़ आपने देखा होगा, मदरसे पर बवाल चल रहा है।
तो किसी भी चीज़ में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें जो है कट्टरता आती है, उसमें जो है भाषा की उत्पत्ति समस्या आती है, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता है उससे, ठीक है। भी कुछ अराजक तत्व तो होते हैं, उससे आप नकार नहीं सकते कि हमारे समाज में कुछ मतलब अराजक तत्व तो नहीं है, ठीक। तो मदरसे स्थापित किए गए, लेकिन इनमें क्या होता है, शिक्षा पर संदेह होने लगता है, जिससे एक नया विवाद पैदा हो जाता है। भारत में मुसलमानों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जो बहुसंख्यक को मिले हैं वो भारत के मुसलमानों को भी मिले हैं। स्पष्ट है संख्यक वर्ग से नहीं है, बल्कि इसका कारण उन्हीं की अपनी एक विशेष सामाजिक एवं आर्थिक संरचना है। तो ये समस्या भारत में अल्पसंख्यक की समस्या नहीं है, जो समस्याएं भी हमने बताई, लेकिन इन आधार पर मुस्लिम वर्ग के लोग ये मानते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं हमारे अंदर हैं। वो कौन कौन सी समस्या है? वो भाषा की समस्या मानते हैं, सांप्रदायिक तनाव की समस्या मानते हैं, असुरक्षा की भावना मानते हैं, मन में उनके व्याप्त है शैक्षणिक समस्याएं मानते हैं, आर्थिक पिछड़ापन कहते हैं अपने लोगों को, सांस्कृतिक पृथकता की समस्या उनके अंदर व्याप्त है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो उनके ही अंदर एक विशेष सामाजिक और एक विशेष आर्थिक संरचना होती है, जिसके अकॉर्डिंग उनको ये समस्याएं होती हैं या फिर वो उसका अनुभव करते हैं। तो भारत के हिसाब से इसमें किसी प्रकार की किसी को भी समस्या नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, ईसाई और सिख की बात करते हैं। ईसाई और सिख के अल्पसंख्यकों को किस प्रकार की समस्याएं हैं? भारत में ईसाइयों की संख्या लगभग 2.5 यानी 2.5 करोड़ के आसपास है, और भी बढ़ी होगी। अंग्रेजी शासनकाल में उन्हें सभी तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, अतः उन्होंने अपने आप को अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों की गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा दी। जो जनजाति लोग रहते थे इधर उधर, उनको कि ईसाई धर्म मान ले वो। फलस्वरूप क्या होता है, ईसाई मिशनरियों का विरोध किया जाने लगता है तथा अनेक ईसाई संगठन अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में संख्या शक्ति कम होने के कारण राजनीतिक दलों द्वारा समुदाय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ठीक। तो इस कारण से कभी नहीं दिया गया होगा, लेकिन अब इस समय सब पर ध्यान बराबर दिया जा रहा है। सिख अल्पसंख्यकों का जहां तक एक प्रश्न है कि वे देश में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पंजाब प्रांत में बहुसंख्यक हैं। सांस्कृतिक आधार पर देखा जाए, ये अपने आप को हिंदू समुदाय से भिन्न नहीं मानते हैं, हिंदू समुदाय से कुछ रिलेट ही मानते हैं सिख वाले, ठीक। भिन्न नहीं मानते, लगभग एक ही मानते हैं। लेकिन लगभग 25 वर्ष पहले एक ऐसा वर्ग बनने लगा था जिसने सिखों को पृथक मानते हुए खालिस्तान के रूप में अलग देश की मांग की थी, मतलब अलग राज्य की मांग की थी कि हमको एक अलग राज्य चाहिए, एक देश चाहिए। जैसे आज पाकिस्तान है, तो आज मुस्लिम के आधार पर, मतलब वो किसके आधार पर बटा था, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था कि मुस्लिम लोग जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे। एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। जो पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश के नाम से आज है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान ही है आज का। और साथ ही मांग हो रही थी आज के 25 साल पहले की मांग क्या हो रही थी, खालिस्तान बनाने की। तो खालिस्तान बनाने की मांग हो रही थी, ऐसा लोगों ने नहीं माना, मांग को जो है ठुकरा दिया गया कि ऐसी कोई मांग नहीं है। खालिस्तान के रूप में अलग राज्य की मांग प्रारंभ कर दी। पंजाब में उग्रवाद की समस्या इससे उत्पन्न हो गई, लेकिन जल्दी ही सभी लोग यह समझ गए कि यह पृथकतावादी आंदोलन कुछ विदेशी ताकतों की राजनीति से प्रेरित हुआ था। शिक्षा, राजनीति, उद्योग और सरकारी सेवाओं में भी सिख का अच्छा प्रतिनिधित्व तो इस समय पाया जाता है। सिखों की अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कोई विशेष समस्या नहीं सामने आती है और ना ही है। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याएं निम्नलिखित दशाओं में संबंधित हैं। वो निम्नलिखित दशाएं कौन कौन सी हैं? पहली दशा ये है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों को पूर्वाग्रह एवं पक्षपातपूर्ण भावनाएं अगर होती है तो समस्या है, लेकिन नहीं होती है। दूसरा है विभिन्न देशों के कूटनीतिक स्वार्थ के कारण से कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा है राजनीतिक दलों के स्वार्थ होते हैं कुछ, इससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चौथा है कि वे सांप्रदायिक संगठन जो धर्म के नाम पर किसी भी ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देते जो उनकी परंपरा से अलग हो। साथ ही पांचवा है कि कट्टरतावादी धार्मिक संगठन अल्पसंख्यकों की समस्याओं के जिम्मेदार है। जैसे कि मान लिया RSS हो गया तो उससे मुस्लिम लोग बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे हिंद जो है मुस्लिमों का वो समुदाय है, ठीक। तो इस प्रकार से समुदाय जो कट्टरतावादी हैं इनसे समस्याएं उत्पन्न थी। संबंधित मुल्ला, महंत, पादरी आदि अपने स्वार्थों के लिए समाज में तनाव पैदा करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। छठवा, ये खुद की समस्याएं हैं ना, वो सरकार की समस्या थोड़ी ना, सरकार थोड़ी ना कर रहा है, ये आप खुद ही कर रहे हो, आपके राजनेता कर रहे हैं, आपके धर्मगुरु कर रहे हैं, ठीक। तो ये नहीं, मैं तब मुल्ला, महंत, पादरी ये सारी लोग हैं, ठीक। कानूनी प्रावधानों का सही रूप लागू ना हो पाना भी इनकी समस्याओं का प्रारूप है। सरकारी योजनाओं का गरीबों तक ना पहुंच पाना भी
सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याओं का निदान है, समस्याएं नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक जो है लाइन में बोल सकते हैं, तो भारत में किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं उनकी खुद की समस्याएं हैं, उनकी विशेष सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के कारण उनको वो झेलना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकता, ठीक, और ना ही कोई धर्म या फिर कोई धर्म विशेष आपका जिम्मेदार हो सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक उसमें हम जानेंगे कि पिछड़ा वर्ग क्या होता है। तो अन्य पिछड़े वर्ग से हम देखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या आशय होता है, साथ ही इससे संबंधित कौन कौन से आयोग समय समय पर लाए गए वो सभी को जानेंगे। और ठीक है, जैसे मंडल आयोग हो गया, ठीक, काका कालेलकर का आयोग हो गया, ठीक, तो इस प्रकार से आयोग आते रहते हैं, ठीक। फिर हम और मंडल आयोग को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोला जाता है, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।